नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के साइंस का 15 चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, पारितंत्र क्या है, अजैविक घटक, जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में हम इसमें पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार और आहार श्रृंखला, पोषी स्तर, जैव संवर्धन, आहार जाल और पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण की समस्याएं, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का निर्माण कैसे हो, कचरा प्रबंधन क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। साथ में देखेंगे कचरा प्रबंधन की विधियां और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। वे सभी जैविक और अजैविक घटक जो हमें चारों ओर से घेरे हुए रहती है पर्यावरण कहलाती है। मतलब हमारे आसपास के जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं वे सभी क्या है, पर्यावरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पारितंत्र किसे कहते हैं। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पादप एवं जंतु एक साथ रहकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं पारितंत्र कहलाता है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, वह तंत्र जो जैव और अजैव घटकों के संबंध को दर्शाता है पारितंत्र कहलाता है। जैसे जंगल, सागर, झील, खेत, जलाशय, बगीचा, ये सभी जगह जैविक और अजैविक घटक मिल के रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पारितंत्र बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। अब देखेंगे हम सबसे पहले प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है, जैसे जंगल, सागर, झील इत्यादि। बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र का। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा इत्यादि, ये सब क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं पारितंत्र के घटक। तो इसके दो घटक होते हैं, एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में बात करें तो इसमें आते हैं जिसमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, और अजैविक घटक में जो निर्जीव है, जैसे हवा, जल, भूमि। हमको पढ़ना है इसमें जैविक घटक के बारे में। तो जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, एक है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हमको इसमें पढ़ना है उपभोक्ता के बारे में केवल। उपभोक्ता इसमें चार प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। बस ये इतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अजैविक घटक किसे कहते हैं। वे घटक जो निर्जीव होते हैं अजैविक घटक कहलाता है, मतलब जिसमें जान नहीं होता, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि। अब बात करते हैं जैविक घटक का। तो वे घटक जो जीवित होते हैं, मतलब जिसमें जान होता है, जैविक घटक कहलाता है, जैसे जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीव, फफूंदी इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आहार के आधार पर जैविक घटकों का वर्गीकरण। तो आहार के आधार पर जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पादक के बारे में। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और नीलहरित शैवाल। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग उपभोक्ता के बारे में। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, मतलब ये जीव अपने से भोजन नहीं बनाते, मतलब ये किसी और पे निर्भर रहते हैं। जैसे में मानव अपना भोजन खुद से नहीं बनाता। अब बात करते हैं अपघटक के बारे में। तो वैसे जीव जो मरे हुए जीवों और पौधों को जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, फफूंदी और जीवाणु। मतलब अगर ये नहीं रहे तो जब इंसान मर जाएगा तो उसका शरीर ऐसे ही पृथ्वी पे रह जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वह उसका नाश कर सके। ठीक है, और मिट्टी में मिला सके, जिससे क्या हो जाए, मिट्टी को पोषक तत्व तो मिले। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के प्रकार। तो उपभोक्ता के चार प्रकार होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी किसे बोलते हैं, वैसे जीव जो पौधे एवं पत्ते को खाते हैं, जैसे बकरी और हिरन। मांसाहारी की बात करें तो मांस खाने वाले जीवों को मांसाहारी कहा जाता है, जैसे शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधों और मांस दोनों खाने वाले जीवों को सर्वाहारी कहा गया है, जैसे मनुष्य, कौआ। ठीक है, परजीवी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी बिना उन्हें मारे, जैसे जूं, अमरबेल। ये सब क्या है, परजीवी के उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं।
एक ऐसा श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास को खाएगा बकरी और बकरी को मानव, ठीक है। एक और उदाहरण है, घास को खाएगा कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। जैसे कि घास को खाएगा बकरी तो जो ऊर्जा है वो घास से जाएगा बकरी में, और बकरी को खाएगा मानव तो जो ऊर्जा है वो जाएगा कहाँ, बकरी से मानव में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित कर लेते हैं। मतलब जो पत्तियों पे सौर ऊर्जा पड़ता है उसका 1% भाग ये अवशोषित करके रख लेते हैं, जिसमें ये 90% का उपयोग अपने कामों में कर लेते हैं और 10% ऊर्जा को ये संचित करके रखते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है 10% नियम। मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा को दैनिक कार्यों में खर्च कर देते हैं। मतलब ये जो सौर ऊर्जा से जो घास ऊर्जा को अवशोषित करता है उसका लगभग 10% ये संचित करके रखता है और 90% ये अपने और बड़ी काम में खर्च कर देता है। और वही 10% ऊर्जा जाएगा कहाँ, बकरी में। और बकरी क्या करेगा, उस 10% ऊर्जा का 90% ऊर्जा खुद खर्च कर लेगा और उसका 10% ये अपने पास रखेगा, और उस 10% को लेगा कौन, मानव, और मानव उसका 90% यूज करेगा और उसको 10% संचित करके रखेगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को बोलते हैं 10% नियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, ठीक है। ये रहा आहार श्रृंखला। ये सूरज से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं 1%, ठीक है, और 90% उसका उपयोग करके 10% संचित करके रखते हैं, और उसी के खाते हैं कौन, कीड़े मकोड़े। उस 10% ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और उसका 90% ये लोग उपयोग करते हैं, 10% बचा के रखते हैं, जो कि खाता है कौन, मेढक। मेढक उसका क्या करता है, 10% संचित करके रखता है, 90% उपयोग कर देता है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है बार बार, जिससे क्या होता है, ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं इसमें, वैसे क्या होता है, ऊर्जा में कमी आते जा रही है, ठीक है। आहार श्रृंखला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो सीधा होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, जिससे क्या होता है, ऊर्जा में कमी आती है। लेकिन बात करें रासायनिक पदार्थों का तो उसमें उल्टा है। क्या होता है, ये उत्पादक में जो रासायनिक पदार्थ है प्राथमिक उपभोक्ता में जाने पर बढ़ जाती है, द्वितीय उपभोक्ता में जाने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, और तृतीय उपभोक्ता में जाने पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पोषी स्तर किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला का वह जैविक घटक जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। मतलब कि जो ऊर्जा है वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता में, ऐसे ऐसे करके वो जाते रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। जैसे कि इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं, उत्पादक से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता में जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो है जैव संवर्धन किसे कहते हैं। तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। मतलब कि जो हानिकारक रसायन है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब जाता है, जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में जाता है, तो रसायनों में वृद्धि होती है, ठीक है, और इसी को जैव संवर्धन कहते हैं। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। इस फोटो के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे घास फूस को बिच्छू खाती है, बिच्छू को मेढक, मेढक को हंस, वैसे ये घास फूस को कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाघ, वैसे इनको कौन खाएंगे, हिरन खाएंगे, और हिरन को बाघ। इससे पता चलता है कि ये लोग क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी को क्या बोलेंगे, आहार जाल बोलेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है पर्यावरण की समस्याएं। तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करती है और हमारी गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। मतलब अगर हम कुछ उल्टा पलटा काम कर देंगे तो किसको दिक्कत हो जाएगा, पर्यावरण को दिक्कत हो जाएगा, जिससे अगर उसको दिक्कत हो गया तो फिर वो भी उल्टा पलटा काम कर देगी, जिससे वो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। जैसे में प्रदूषण, वनों की कटाई, ओजोन परत का क्षय। अगला टॉपिक है ओजोन परत। तो ओजोन परत किसे कहते हैं।
ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। मतलब ये जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है पृथ्वी तक पहुंच जाए तो क्या होगा, तो अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान है इसका, जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश हो सकता है अगर ये किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए तो इसका मतलब अच्छा है, ये ओजोन परत जो है ऊपर में ही रोक लेता है। अब पढ़ेंगे ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो विकिरण पृथ्वी पर आती है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को तोड़ देती है, मतलब इनको अलग अलग अणु में तोड़ देती है। अभी ये जो अलग अणु है जिसको हम लोग बोलते हैं परम अणु, ये अकेले नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, वहीं पे उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके ये ओजोन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ओजोन परत है कहाँ, तो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर समताप मंडल में ये स्थित होती है ओजोन परत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ओजोन परत का क्षय आखिर क्यों हो रहा है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, मतलब अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में कमी देखी गई। कब? 1985 में। इसके क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन में किया जाता है। मतलब जो ओजोन परत का जो नुकसान कर रही है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका उपयोग हम लोग शीतलन और अग्निशमन में करते हैं, मतलब कोई चीज़ को ठंडा करने में या आग बुझाने में इसका हम उपयोग करते हैं, और वहीं पे ये बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसके लिए 1987 में यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखने का निर्णय लिया। मतलब 1987 में बैठक होती है किसकी, यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो कि निर्णय लेते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरो का उत्पादन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन है वो सीमित कर दिया जाए। कैसा, तो 1986 में जितना ये उत्पादन हुआ उतना ही हर साल होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं होगा, वो ऐसा निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कचरे को निपटाने की विधि को कचरा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो सबसे पहले जानेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है, मतलब ये खत्म हो सकते हैं, जैसे में फल एवं सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का। तो इसमें वैसे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, धातु, कांच, ये सबको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। और ये सब किसमें होते हैं, तो इसमें होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रबंधन की विधियां। ठीक है, तो इसमें 6 हम जानेंगे कि कौन कौन से विधि से इनसे मुक्ति पाया जा सकता है। तो सबसे पहले विधि रहेगा जैव मात्रा संयंत्र। तो इसके माध्यम से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से खाद बनाया जाता है, मतलब वैसे पदार्थ को इसमें डालो जिन्हें क्या करे, सूक्ष्मजीव नष्ट कर दे, तो क्या बन जाएगा, ये खाद बन जाएगा। ठीक है, अगला है सीवेज उपचार तंत्र। तो इसकी सहायता से नाली के पानी को साफ करते हैं, किसकी सहायता से, सीवेज उपचार तंत्र की सहायता से। आगे है कूड़ा भराव क्षेत्र, इसमें क्या करते हैं, कूड़े कचड़े को जमीन में दबा दिया जाता है इसकी सहायता से। ठीक है, कूड़े भराव क्षेत्र से कहते हैं। आगे है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, अब ये जैविक कचरों को जमीन में दबाकर खाद बना दिया जाता है, तो उसी को बोलेंगे कंपोस्टिंग। ठीक, अगला है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण करके भी इनसे मुक्ति पाया जा सकता है। तो इस विधि से कूड़े कचड़े को नए पदार्थ में बदल दिया जाता है और इन्हें पुनः चक्रण कहते हैं। ठीक, लास्ट है पुनः उपयोग। तो इस विधि से वस्तु को अन्य कार्यों में उपयोग कर लो तो इससे क्या हो जाएगा, उनसे मुक्ति पाया जा सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। इसे जापान के एक क्योटो नामक जगह में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। बात करें लागू कब हुआ था, तो यह 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ था। ठीक है, चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम, और उसमें जाके ये सर्च करना पड़ेगा ज्ञानतंत्र 0, तो वहाँ मिल जाएगा ज्ञानतंत्र का अपना चैनल। ठीक है, तो उसमें ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।